हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ये स्टडी बाय टीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। और ये मेरी 8वीं वीडियो है प्रकाश का प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड। इसके पहले मैंने 7 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें हर टॉपिक को अलग अलग करके मैं बनाया है। तो आज का ये वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो पेपर में बार बार पूछता है, आपके बोर्ड पेपर में, ठीक है। और इसमें हम लोग दो ही कंडीशन में पढ़ते हैं कि उत्तल दर्पण के सामने यदि इन दोनों कंडीशन में स्थिति में वस्तु स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का क्या बोलेंगे इसको, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स। उत्तर को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, और अवतल दर्पण क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार सब लोग, इसलिए समझ याद करेगा। उत्तल रहेगा तो कॉन्वेक्स और अवतल रहेगा तो कॉनकेव। तो इसमें दो कंडीशन पढ़ेंगे। पहला कंडीशन क्या है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे ना अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनना, इसमें हम 6 कंडीशन के बारे में पढ़े थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, नहीं देखे तो पीछे जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे देखिए। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, मान लीजिए उत्तल दर्पण ले लिया। अब ये उत्तल दर्पण ऐसे हो जाएगा, ये इसका बताया था उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, पीछे सब बता चुके हैं गोलीय दर्पण में कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ये भी सब मैंने बता चुका है। तो ये हो गया इस उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष, ये उत्तल दर्पण का ध्रुव हो गया पोल, और ये इसका। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, मैंने बताया था अवतल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र इधर होता है, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र फोकस कहाँ होगा, इधर होगा, राइट साइड दर्पण के पीछे। तो ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। ये बताया था कि दूरी हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। देखिए कम लग रहा है, थोड़ा ज्यादा कर दीजिए। आप जब भी बनाएंगे उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब तो हमेशा स्केल का यूज करेंगे, समझ आ रहा है। तो वस्तु कहाँ पर लेनी है, अनंत पर लेनी है, ठीक। अनंत मतलब हमको पता नहीं कहाँ पर है, ठीक। हमारी ये डॉट 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 कोई वस्तु है अनंत पर, ठीक। अब हमारे पास 3 ऑप्शन किरण खींचने का बताया था ना। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से ऊपर जाएगी, इसमें क्या होगा, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। दूसरा किरण के बारे में क्या बताया था, जो किरण फोकस की दिशा में दर्पण पर आपतित होती है वह अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण दोनों में दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरी किरण जो वक्रता केंद्र की दिशा में दर्पण पर आपतित होती है वह दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। क्लियर। तो उन्हीं किरणों का हम लोग उपयोग करेंगे यहाँ पे। मान लीजिए कि ये किरण यहाँ से डॉट डॉट चली और ये मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हुई। दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो ये मान लीजिए ये किरण फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है और ये क्या हो गई, परावर्तित हो गई। वही तरह से आप दूसरी किरण ले लीजिए, मान लीजिए इधर में ले लें, ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई। अब ये दर्पण से परावर्तन के बाद लगेगा कि फोकस से आ रही है, तो इसको मिला दीजिए फोकस से डाटा। अब यहाँ पे मान लीजिए मिल गया और इस दिशा में क्या हुई, सॉरी ऐसे आपतित हुई। तो इस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। मैंने प्रतिबिंब के बारे में बताया था ना कि दोनों किरणें वास्तव में मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी तो वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये दोनों किरणें इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, आ नहीं रही, आती हुई प्रतीत हो रही। तो जब आती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, और जब वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। समझ रहा है। तो इस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा,
आभासी बनेगा। क्यों? क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है और किरणें आते हुए प्रतीत हो रही है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। यहाँ पे देखिए बिंदु के आकार का बन रहा है। अवतल दर्पण में भी बिंदु के आकार का बना था जब वस्तु अनंत पर थी, तो इस कंडीशन में क्या बन रहा है, बिंदु के आकार का ही बन रहा है, लेकिन वहां पे क्या था, प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा था और यहाँ पे क्या रहा है, प्रतिबिंब आभासी बन रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, जो आभासी सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा बिंदु के आकार का होगा तथा बिंदु के आकार का होगा, बहुत छोटा। समझ रहा ना? ये रहा आपका पहला कंडीशन। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए सेम है, बस अंतर ये है कि अवतल दर्पण में वास्तविक बन रहा था और उत्तल दर्पण में क्या बन रहा है, आभासी बन रहा है। क्लियर? अब दूसरा कंडीशन हम लोग लेते हैं। ज्यादा इससे नहीं पूछा आपका पेपर में, ज्यादा आपसे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है, पीछे मैंने बताया था कि जब वस्तु वक्रता के अंदर पर स्थित होगी और जब वस्तु फोकस पर स्थित होगी, यही दोनों क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन दोनों से रिलेटेड आपका किरण आरेख पूछता है और साथ साथ आपका ये जो न्यूमेरिकल आते हैं इन्हीं दोनों से आते हैं। तो अगला कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित होगी। दूसरा कंडीशन क्या है इसमें, जब वस्तु अनंत व ध्रुव और P के बीच स्थित हो। अब यहाँ पर स्थित होगी तो कहाँ प्रतीक बनेगा, आइए देखते हैं। ये मैंने मान लिया उत्तल दर्पण बना लिया, ये उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका ध्रुव हो गया P और ये हो गया इसका फोकस F और ये हो गया इसका वक्रता C। वस्तु कहाँ पर लेनी है, अनंत व ध्रुव के बीच। ये मानिए इधर अनंत है, ये ध्रुव हो गया, इसी के बीच हमको वस्तु यहाँ पे ले लेना है। ठीक, अब इस वस्तु से दो किरण हम लोग पास करा देते हैं। तो पहली किरण मान लीजिए मैं मुख्य अक्ष के समांतर ले रहा हूँ, ये हो गया मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो गए। अब ये दर्पण से परावर्तन के बाद लगेगा, फोकस से आ रही है ना, तो ये फोकस से डाटा मिला दीजिए इसको, मिल गया। अब इस किरण को क्या कर दिया, यहाँ से पास कर दिया, परावर्तित हो गए। अब दूसरी किरण हम कहां से ले सकते हैं, वक्रता केंद्र की दिशा में, है कि नहीं, क्योंकि वक्रता केंद्र की दिशा में बताया था कि जो किरण जाएगी वो क्या होगी, उसी दिशा में वापस लौट जाएगी परावर्तन के बाद वस्तु। तो आप यहाँ पे वक्रता केंद्र की दिशा में किरण आपतित कीजिए वस्तु से। तो देखिए मैं इसलिए तो कर नहीं रहा हूँ, इसलिए थोड़ा झगड़ा हो सकता है, तो आप स्केल से नाप कर बनाइएगा, एकदम एग्जैक्ट सही बनेगा। कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम सही बने सीधा। तो आप देखेंगे ये पहले यहाँ से हम लोग ऐसे मिला देते हैं लगभग। अब देखिए इसके पीछे डाल कीजिए, क्योंकि इधर हम लोग देख ले रहे हैं, इमेज करेंगे, केवल इमेज करेंगे हम लोग वस्तु यहीं पर और नीचे से जाएंगे। मतलब समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाहते हैं, ये वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होगी तो पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए दोनों किरणें यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, नहीं, हाँ प्रतीत हो रही है, वास्तव में नहीं मिल रही। दोनों किरणें यहाँ पे लग रहा है कि मिलेंगी, तो इस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब क्या आ जाएगा, यहीं पर बनेगा, ये बनेगा। अब देखिए सीधा देख रहा है, जैसे आप मान ये वस्तु के भी है, ये प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, A डैश B डैश। क्लियर है? तो इस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा,
देखिए यहाँ से ध्रुव व फोकस के बीच बनेगा। यानी क्या बनेगा कि जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच स्थित होगी तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच बनेगा, जो आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला है आपको, ध्यान सुनिएगा। पहले इसको लिख लेते हैं कि जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच स्थित होगी तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे ध्रुव व फोकस के बीच बनेगा, के बीच बनेगा। उसकी प्रकृति क्या होगी, आभासी, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। क्लियर है? ये रहा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। बस यही दो कंडीशन में हम पढ़ते हैं। और जरा वस्तु कहीं भी रख देंगे तो वो हमेशा आभासी बनेगा, कभी वास्तविक नहीं बनेगा। तो अब जो दोनों पॉइंट बताने वाले हैं ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे आप इन दोनों पॉइंट से रिलेटेड आपको जरूर क्वेश्चन मिल जाएगा बोर्ड के पेपर में। आपको या तो न्यूमेरिकल मिल जाए या अति लघु उत्तरी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, या इन्हीं दोनों मिल सकता है। तो आइए क्या पॉइंट बताने वाले ध्यान सुनिएगा। इसको नोट्स में, नोट्स पहला पॉइंट क्या है, प्रैक्टिकली चीजें बता रहा हूं, आप देखेंगे होंगे, अभी भी देखें, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है। हमेशा क्या बनेगा, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा आभासी बनेगा, ऑलवेज। समझ रहे हैं? आभासी बनेगा और क्या होगा, वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा, कभी भी बड़ा नहीं बन सकता, हमेशा छोटा बनेगा। ठीक। और अवतल दर्पण में क्या होगा, दूसरा पॉइंट, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में केवल एक कंडीशन को छोड़कर, याद आ रहा है ना, केवल एक कंडीशन को छोड़कर, कौन सा, जब वस्तु ध्रुव व फोकस के बीच स्थित थी तब, उस कंडीशन को छोड़कर बाकी सभी कंडीशन में, यानी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब क्या बन रहा था, वास्तविक बन रहा था। समझ रहा है? बहुत बेसिक डिफरेंस है। वास्तविक बनेगा और क्या बनेगा, वस्तु से छोटा भी बनेगा, बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है और बराबर भी बन सकता है। इसमें तीनों कंडीशन आ सकता है, छोटा भी बनेगा, छोटा भी, बड़ा भी बन सकता है और वस्तु के बराबर भी बन सकता है। समझ में नहीं है? इसीलिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग ज्यादा होता है, क्योंकि देख रहे हैं ना, जब छोटा बनाना होगा तो इसी का उपयोग करेंगे, इससे भी तो छोटा बनेगा, लेकिन वास्तविक बनाना होगा तो इसका प्रयोग करेंगे, और आभासी बनाना होगा तो इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि बड़ा बनाना होगा वस्तु का प्रतिबिंब तो किसका उपयोग करेंगे, हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। और वस्तु के बराबर लंबाई का प्रतिबिंब बनाना होगा तो भी हम लोग किसका उपयोग करेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। समझ रहा है? आइए अब हम लोग देख लेते हैं यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी कि गोलीय दर्पण के उपयोग। तो गोलीय दर्पण में आपके दो हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, दोनों के उपयोग हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहला है अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और देखिए मैं जो मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस वही बताऊंगा, उपयोगी होगा वही बता रहा हूं। तो आप देखे होंगे अवतल दर्पण के लिए सैलून में गए हैं, सैलून दाढ़ी बनाने, तो वहां पे देखते हैं कि जो नाई होता है उस सैलून में दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण का उपयोग करता है वो अवतल दर्पण ही होता है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि इसका उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए नाई करता है। क्यों करता है? क्योंकि जब आप दाढ़ी बनवाते हैं तो उसमें, अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि ये क्या करता है, छोटी वस्तुओं का आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। जो दाढ़ी ये होती है,
जब छोटी छोटी है दर्पण में क्या दिखाई देगा, बड़ा बड़ा दिखाई देगा, तो उसमें देख करके जो नाई है उस दाढ़ी को अच्छे से बना सकता है। इसलिए क्या करता है, नाई इसका उपयोग करता है। समझ रहा है क्या बोलेंगे, तो अवतल दर्पण का उपयोग सैलूनों में किया जाता है, शॉर्टकट बोल सकते हैं। और इसका जो दूसरा उपयोग है, जैसे हम लोग नाक कान गला ये सब चेकअप करवाने जाते हैं ना, तो डॉक्टर क्या करते हैं, टार्च बार के देखते हैं, तो वो भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अब नाक कान गला इतना मतलब छोटा छोटा वो मतलब वहाँ पे है कि कैसे देख सकता है डॉक्टर, तो वो छोटा जो मतलब जो भी नाक में गंदगी वो सब होता है देखने के लिए, वो सब क्या करते हैं, बड़ा प्रतिबिंब बना करके दिखाता है अवतल दर्पण, तो इसलिए डॉक्टर उसका उपयोग करते हैं। समझ रहे हैं, क्या लिखेंगे कि डॉक्टर लोग नाक कान गले इत्यादि के रोग की जांच करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये दोनों इंपोर्टेंट आपके उपयोग हैं। अब उत्तल दर्पण का उपयोग देख लेते हैं। उत्तल दर्पण के उपयोग, इसका बहुत कम उपयोग किया जाता है, ज्यादा इसी को उत्तल दर्पण के उपयोग, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इसका उपयोग देखे होंगे आप, ट्रक बस जो होते हैं ना, उनके सामने ड्राइवर जो बैठा होता है, ड्राइवर के सामने ये लगाया जाता है उत्तल दर्पण। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जब बस या ट्रक का ड्राइवर पीछे से गाड़ी आती है तो टेकअप ओवर करने के लिए वो लोग साइड देते हैं ना, तो वो कैसे देख पाएंगे। मान लीजिए कि कोई ट्रक बस जा रहा है, वो पीछे से बहुत बड़ी गाड़ी आ रही है, तो उतना बड़ा तो प्रतिबिंब दिखाएगा नहीं, तो वो क्या करता है कि उसी ट्रक या बस का छोटा प्रतिबिंब बना करके उसमें दिखाता है, ताकि वो ड्राइवर देख सके और उस पीछे वाली गाड़ी को पास दे सके। समझ रहा है, तो इसका उपयोग कहाँ से किया जाता है, वाहनों में, वाहनों के अग्र या आप बोल सकते हैं ड्राइवर के जो सामने शीशा लगता है वहां पे उपयोग किया जाता है। समझ रहा है, तो ये रहा और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग। तो आज की वीडियो जो बस इतना ही, और अगली वीडियो जो हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइन कन्वेंशन यानी कि चिन्ह परिपाटी, पूरा न्यूमेरिकल जो बेस्ड है एकदम आपके साइन कन्वेंशन। समझ रहा है, तो आज की वीडियो बस इतना ही, थैंक यू। समझ रहा है, तो आज की वीडियो बस इतना ही, थैंक यू ऑल दी।